नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से और आप सबों के आशीर्वाद से आप सभी का स्वागत करता हूं शतरंज की वकालत अभिषेक सोनू के साथ कार्यक्रम में। दोस्तों, हम लोग धीरे धीरे सही लेकिन एक एक करके ऊंचाइयों को छूते जा रहे हैं इस प्रोग्राम के जरिए। और बिहार राज्य कहीं ना कहीं, जो बिहार राज्य के बाहर के लोग हमें देख पा रहे हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वो समझ पा रहे होंगे कि बिहार हमारा शुरू से गौरवशाली वैभवशाली क्यों रहा है। हमारे टीवी स्क्रीन पे आज जो चेहरा आप लोगों के बीच है, जो नाम आप लोगों के बीच है, संतोष कुमार सिन्हा, इस नाम के बाद सारी बातें, सारे शब्दकोश छोटे पड़ जाते हैं। और बातचीत के दरमियान आप लोग, जो लोग इनको अभी जो नए जुड़े हैं शतरंज से, जो लोग नया खेलना शुरू किए हैं, तो आप लोगों को मैं बहुत ज्यादा भी नहीं बताऊंगा, बातचीत से पता चल जाएगा। मैं बस इतना बताऊंगा कि आप जो भी लोग नए खिलाड़ी आए हुए हैं, अभी शतरंज खेल रहे हैं बिहार राज्य के लिए, बिहार राज्य में, और जिस खिलाड़ियों से आप लोग प्रशिक्षण लेकर के राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीत पा रहे हैं या राज्य प्रतियोगिता जीत पा रहे हैं, आपके उन सभी प्रशिक्षकों के लगभग जितने भी वैसे प्रशिक्षक अभी बिहार में मौजूद हैं, उन सबों के प्रशिक्षक हैं ये संतोष कुमार सिन्हा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार अभिषेक जी। सर, आप बिहार राज्य में जिस वक्त हम लोगों ने कुछ थोड़ा सा एनालाइजेशन किया, रिसर्च किया, तो पता चला कि जब आप बिहार में थे उस वक्त तो शतरंज एक तरीके से था ही नहीं, देखा जाए तो, फिर भी आपने शतरंज को चुना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। शतरंज तो कई वर्षों से, शताब्दियों से खेली जा रही है। इसका महत्व अपने आप में है और यह जीवन के रूप में है। शतरंज हर इंसान के जीवन में जीवन की तरह है। यह खेल तो है, अपने खेल के लिए जानी जाती है। यह हर क्षेत्र के लिए है, किसी भी क्षेत्र के इंसान के लिए। तो शतरंज तो हमें विरासत में मिली। हमारे पूर्वज ग्रैंडफादर भी खेला करते थे। और मैं भी शुरू किया, अपने पिता से सीखा चेस 1981 में। संगठन 69 से संगठन है बिहार, जो बिहार राज्य शतरंज संगठन था, जो ऑल बिहार नहीं था। यह तो ऑल बिहार बाद में जाकर बना। पहले बिहार राज्य शतरंज संघ था, जो कि 1969 में एस्टैब्लिश हुआ था। और उसी साल मैं बॉर्न भी लिया। हमारी जो जन्म का जो वर्ष है वो 69 है, और 69 में ही चेस का संगठन बिहार में पूर्ण रूप से स्थापित हुआ था। फिर चलता रहा। पक्ष प्रतिपक्ष होते हैं, तो मैंने बहुत सारे सेक्रेटरी जो भी आए, पुराने समय में प्रभाकर झा थे, फिर AR खान आए, बहुत सारे, अजीत कुमार सिंह कुछ दिन रहे। ये सब ने अपना अपना योगदान किया। प्रशिक्षण का वह दौर नहीं था पुराने समय में। हमारे समय में जो भी है, साल में एक नेशनल अपने एज कैटेगरी के लोग खेल पाते थे। वह भी एज कैटेगरी क्या था, ये 7, 9, 11, 13, 15 नहीं हुआ करता था। अंडर 16, अंडर 19 एंड सीनियर एंड कॉलेज लेवल पे यूनिवर्सिटी, ये 4 इवेंट के अलावा ओपन मीट भी इक्का दुक्का होता था। पूरे वर्ष में 5-6 इवेंट हो गया तो हो गया। और रेटिंग प्रक्रिया भी जब शुरू हुई 90s के बाद जो भी है, तो 6 महीने पे पता चलता था कि हमारी रेटिंग खुलेगी। लोग 6-6 महीना इंतजार करते थे। 1981 में, भैया 1 मिनट रुकना चाहेंगे। 1981 में आपने खेलना शुरू किया। 1983 में इंडिया वर्ल्ड कप ले आई थी, घर घर में क्रिकेट चल रहा था। और अभी आप भी इस बात को स्वीकार किए हैं कि अंडर 7, अंडर 9 जो छोटे बच्चों का ग्रुप होता है वो होता नहीं था। डायरेक्ट 16, 18 और नेशनल डायरेक्ट सीनियर, उसके बाद यूनिवर्सिटी, 4 ही कैटेगरी होते थे उस समय में। तो कहीं ना कहीं आप विरासत में आपको शतरंज मिला, ये बहुत अच्छी बात है। वो शतरंज तो लगभग हर भारतीय के
कहीं ना कहीं से हर भारतीय जो जुड़ना चाहेंगे शतरंज से, तो वो देखेंगे कि उनका कहीं ना कहीं शतरंज से जुड़ाव है, म्यूचुअल है, बहुत सारे कनेक्शन है, ये भी सही है। लेकिन एज ए संतोष कुमार सिन्हा भैया, आप शतरंज उस समय में आप खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मात्र 4 प्रतियोगिताएं थी, लेकिन सही बात। फिर भी लेकिन जो आपने जो शतरंज को दिया है, जो अभी जिसका फल मिल रहा है, हम लोग आगे जब उस पर चर्चा करेंगे तो दर्शकों को खुल के पता चलेगा। लेकिन उस वक्त और आज के वक्त में तो बहुत साल का गैप हो गया ना, तो वो कहीं ना कहीं किसी चीज को बढ़ाने में आपको तो नुकसान बहुत सारा हुआ होगा, बहुत सेक्रीफाइसेज आए होंगे। चेस तो सैक्रिफाइस का ही गेम है, जीवन भी आप जब तक सैक्रिफाइस या बलिदान नहीं करते हैं तब तक कुछ आगे नहीं होता है। आगे बढ़ाने के लिए खुद को मिटना होता है, आप मिटकर ही कुछ तैयार होते हैं। तो मिटना तो होता ही है, अव्वल होना है तो आपको सब कुछ त्यागना पड़ेगा, कुछ स्वार्थ अपना त्यागना पड़ेगा और उसको आगे बढ़ाने के लिए एक संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। तो हमारा संकल्प क्या था कि नहीं, मुझे टॉप प्लेयर बनना है। बहुत सारे महारथी हुआ करते थे हमारे समय में भी। मैं तो बहुत ही मतलब आज के हिसाब से तो बहुत अधिक उम्र में चेस शुरू किया, लेकिन हमारे समय के हिसाब से मैं कम उम्र में चेस शुरू किया। जब हमारी उम्र 11 साल थी तब हमने चेस को प्रारंभ किया और प्रारंभ करने के 5 वर्षों तक मैं हमेशा हमारा स्टेट में 5वां नंबर लगता था। 4 प्लेयर का सिलेक्शन होता था। और एक बार 1985 में जब मैं 15 साल का हुआ, 15 साल कुछ महीने हुए थे, तो अंडर 16 को उसी वर्ष 1985 में कर दिया गया कि अब अंडर 16 की जगह अंडर 15 होगा। उस बार भी मेरा नंबर 5वां लगा। फिर मुझे लगा कि लगता है कि मुझे चेस ड्रॉप कर देना चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने सोचा कि चलो ड्रॉप कर लेता हूँ, लेकिन कई घर परिवार वाले बोले नहीं खेलो। फिर हमारी शुरुआत 1985 से रियल जर्नी स्टार्ट हुई। उस साल मैंने अंडर 19 स्टेट में क्लीन विक्ट्री 6 आउट ऑफ 6 और लास्ट राउंड मुजफ्फरपुर के संजीव जो हमारे साथ बाद में साथ हुए, उनके जो उनको सिखाने वाले उनके मित्र बहुत पैरवी किए कि इसको आधा पॉइंट दे दो। तो मैंने बोला नहीं, मैं पॉइंट नहीं दूंगा, वो मुझसे जीत कर ले जाए, मैं पॉइंट देता नहीं, ठीक है। बहुत रिक्वेस्ट किए, बहुत रिक्वेस्ट कि तुम तो ऑलरेडी एक राउंड पहले चैंपियन बने हो। मैं बोला मुझे अंडर 15 अंडर 16 मेरा जो लास्ट ईयर था, मुझे लोग खेलने नहीं दिए। इतने ऑनेस्ट हुआ करते थे कि नहीं, आपके थोड़े दिन, आपके 10 या 15 दिन। और उस समय क्या होता था, जो नेशनल जिस समय हो रहा है उस समय अंडर एज होना है। बाद में कई रूल्स आए कि नहीं, 1 जनवरी डेट आया, इसके बाद बॉर्न ऑन और आफ्टर। तो उस समय ऐसा होता था, जिस समय नेशनल हो रहा है उस समय आप बिलो एज है या नहीं है, जो भी आपके सर्टिफिकेट एज हो, जो भी है। तो कई बड़े लोग खेल रहे थे, मैं खेलने गया तो मुझे रोक दिया गया कि नहीं, आप जूनियर सब जूनियर नहीं खेल सकते। तो मैं नाराज हुआ था और उसके 2-3 महीने बाद फिर मैं जूनियर स्टेट खेल के जब चैंपियन बना, तो मेरे अंदर आग थी कि नहीं, मुझे कुछ करना है। और जूनियर बनने के ठीक 5-6 साल के बाद मैं सीनियर स्टेट भी चैंपियन बना। और उसके बाद मेरा सिलसिला 91 के बाद कंटिन्यू चला अप टू 2005 तक। और 2005 तक मैंने चेस को पूरा अपना समय दिया, एसोसिएशन को भी दिया, प्लेयर्स को भी दिया, कोचिंग भी बच्चों को कराया, निःशुल्क कोचिंग कराया कई बच्चों को, जो आज विपल सुभाषी का नाम है, मैंने निःशुल्क उनको कोचिंग दिया। आगे बढ़ाने में उन्हें, चाहे वो तेहरान जग गए, नेशनल में रैंक लाए, एशियन खेले, उसमें हमारा उनका मतलब कि पूर्ण मतलब कि योगदान था कि वह बच्चा आगे जाए। तो इस तरह से कई बच्चे धीरे धीरे होता रहा। पटना में बहुत सारे जगहों पे चेस होती थी। एक जमघट होती थी कि यहाँ पे बिहारी सावलेन है, तो बिहारी सावलेन में लोग खेलते थे। बाद में जब मैंने 10 साल 15 साल अपना पूरा समय दिया 85 से 2000, समझ लीजिए 85 के बाद जब मैं सीनियर प्लेयर बना, तब जाकर मैंने अपनी कोचिंग प्रारंभ की 95 में। यानी आफ्टर 10 इयर्स हमने पूरा प्रोफेशनली चेस खेला।
फिर 95 से मैंने कोचिंग प्रारंभ किया और 2005 तो फर्स्ट स्टूडेंट हमारा विपल सुभाषी, लास्ट स्टूडेंट सौरभ ग्रुप रहा जो ऑफलाइन मोड। अभी तो ऑनलाइन मोड में भी बहुत सारे बच्चे सीखते हैं। तो यह 10 साल हमारा कोचिंग का बिहार को मैंने दिया। जो भी बच्चे हमारे पास आए आगे बढ़ते रहे। तो एक गढ़ मैंने अपने घर को गढ़ बनाया, वहां पे हर दिन चेस होती रहती थी। तो और जो भी कोई प्रतियोगिता हो तो हम और हमारे स्टूडेंट्स या हमारे गुरु भी प्रतियोगिता की आधी राशि हम लोगों के पास आती थी। कोई भी इवेंट हो जाए बिहार में तो हम लोग एक टीम वर्क से खेलते थे और आपस में ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं क्या जान रहा हूं आप क्या जान रहे हो। एक दूसरे को सीखना और सिखाना, आगे बढ़ना, तो यह प्रक्रिया चलती रही। हमारे समय की बात, एक बात और है कि मेरे पास एक भी चेस की बुक्स नहीं थी। जब मैंने प्रारंभ किया कि चेस की बुक्स भी होती है यह भी नहीं पता था। जब पता चला तो बड़ी मशक्कत के बाद किसी ने 1 महीने के लिए, वह भी कि आप पढ़ सकते हो, इसके बाद मुझे वापस कर देना। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है। कुछ मैंने नोट्स बनाए, बहुत मेहनत किए। घर के गार्जियन देखा करते थे कि बहुत रात रात मेहनत करता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। फिर मैंने संकल्प लिया कि जितने भी टूर्नामेंट खेलूंगा, जितना भी प्राइज मिलेगा उसमें चेस की बुक्स मैं खरीदूंगा और मेरे पास जितनी बुक्स होगी उतनी बिहार में किसी के पास ना हो। तो मैंने संकल्प लिया कि यह काम करूंगा, तो पहले पढ़ूंगा और फिर सिखाऊंगा। तो हमारे गुरु थे कि रियल प्रैक्टिस देने वाले, बुक से उनको मतलब थोड़ा कम था, ज्यादा नहीं था। तो मैंने सोचा कि नहीं, प्रैक्टिस जरूरी है और ज्ञान भी जरूरी है, दोनों, किताबी ज्ञान और वास्तविक ज्ञान, तो दोनों का मेल हो जाए। तो मैं और मेरे गुरु हमारे श्री कृष्णा प्रसाद थे, जो कि मुझे कम से कम 5000 मैंने उनसे खेला होगा गेम, एक रियल गुरु के साथ प्रैक्टिस करना, और उन्होंने नीचे से लेकर ऊपर तक आगे बढ़ाया, हमारे परिवार को बढ़ाया। फिर मैंने उनके बच्चों को आगे बढ़ाया कि उनके बच्चे सेटल्ड हो जाए। जैसे क्या होता है कि आप कुछ देते हो तो आप भी देने की कोशिश करोगे, आपको भी निःशुल्क मिला, मैंने भी निःशुल्क कई बच्चों को दिया। यह तो ट्रेंड अब जाकर ट्रेंड हो गया कि प्रोफेशनलिज्म आ गया कि नहीं चेस। तो मैं तो जब तक जिया 2005 तक बिहार के बच्चों के लिए बहुत ही मामूली रकम स्वैच्छिक जो दिया करते थे 95, क्योंकि एक जब युवा आदमी होता है तो सोचता है कि मैं चेस खेलूं कैसे, हमारे पास कोई बेस नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई स्पॉन्सर नहीं है। फिर भी मैं फ्रीक्वेंटली साल में 10 टूर्नामेंट, रेटिंग टूर्नामेंट खेला करता था। 95 ऑनवर्ड्स, 96 टू 2005 तक में मैंने तकरीबन कम से कम 100 रेटिंग टूर्नामेंट्स खेल लिए। 5 साल में मैंने 50 टूर्नामेंट खेले, उसका लिस्ट मैंने बनाया। तो लोग सोचते थे कि इसे कोई ना कोई स्पॉन्सर कर रहा है, लेकिन मैंने काम क्या किया कि मैं सारी बुक्स खरीदा, सबकी जेरोक्स किया और मैंने कहा कि डिस्ट्रीब्यूट करो मैक्सिमम प्लेयर्स को, किसी का वर्चस्व नहीं रहे, जो पढ़े वो आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि जो पुरानी पीढ़ी है कि उनके पास आप सीखने जाओ तो मेरे पास पुस्तक है, आपको मेरे पास ही आना पड़ेगा, मुझसे ही सीखना पड़ेगा। नहीं, मैंने ऐसा रूट किया कि सब सीखो, सब आगे बढ़ो, इतना डिस्ट्रीब्यूट किया। और मैं 20 रुपया 25 रुपया पर काम करता था, जेरोक्स बुक्स करके मैं ट्रैवल करता था और टूर्नामेंट खेला करता था। तो मेरा स्पॉन्सर कौन था? तो मैं खुद ही था। तो हम अपने आत्मबल से, पहले पुस्तक नहीं थी तो पुस्तक इकट्ठा किया, फिर ऐसा किया, फिर 10 वर्ष काम करने के बाद फिर मैंने ड्रॉप कर दिया कि जब अर्निंग हमारी दूसरे सोर्स से हो गई तो मैंने बोला कि चलो आप दूसरे लोग करो। लेकिन मैंने डिस्ट्रीब्यूशन इतना किया कि सबको वो ज्ञान हो जाए, सभी बच्चों को, छोटे लेवल से। तो आज तो बहुत सारे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है, वो तो ऑनलाइन का जमाना चल रहा है, लेकिन पुस्तक लोगों के पास आज भी, पुराने हमारे जो भी स्टूडेंट होंगे उनके पास कम से कम 20-25 बुक्स तो मिल ही जाएंगे। तो यह रहा कि आप किसी एक जगह तक सिमट कर ना रहें, कोई भी आदमी सिमटे नहीं और अपने को सिमटाए नहीं, आगे बढ़ाए। तो मेरी सोच ऐसा ही था कि चेस
का जो है ब्रॉड माइंड से खेला जाए, सबको बढ़ाया जाए, सब आगे बढ़े। कहाँ टैलेंट छुपा है यह पता नहीं है, तो उस टैलेंट को निखारने में एक इंसान कितनी भूमिका निभाएगा। तो एक इंसान एक अच्छा काम कर जाए, तो मैंने बुक्स के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशंस किया और मुझे खुशी हुई कि चलो अब किसी के ऐसे नहीं इंसान के पास रहे जो कि कहे कि मैं ही हूँ, मैं नेशनल ए प्लेयर हूँ, नेशनल स्टार हूँ, जो भी पुराने, कि आप पढ़ें और बढ़ाएं, पढ़ें और खुद भी पढ़ें और पढ़ाएं भी। तो यह हमारा चला नॉलेज का क्रम। 10 वर्ष मैंने एंड गेम का अभ्यास किया कि चलो कई जो आईएम्स होते थे, जैसे वी कोसी, वर्गीस कोसी केरला के थे, तो मैं भी कोचिंग के लिए गया, तो बोले कि नहीं, उन्हें पैसे देने वाले ज्यादा थे, हम लोग सक्षम नहीं थे। फिर भी मैंने सोचा कि चलो कुछ भी बनेगा तो मैं करूंगा लेकिन उन्होंने इनकार किया। तो मैं कहा कि चलो खुद ही मेहनत करके, मैं 10 वर्ष में जो मेहनत करके अर्जन किया वह 1 वर्षों में उन बच्चों को देता चला गया, चाहे वो पटना के हो, चाहे मुजफ्फरपुर के हो, चाहे छपरा के हो। ये लोग हमारे घर पे आया करते थे, मुंगेर से आया करते थे, जॉब करने वाले भी आया करते थे कि चलो हमारा प्रमोशन हो जाए। तो चलता रहा, बहुत सारे मित्र हमारे रहे, वो सारे भी इस तरह से जुड़ते चले गए, काम करते गए। तो चेस को आगे बढ़ाने में हमारे सभी मित्रों को है, जो हमारे हम उम्र के थे और हमसे सीनियर थे, सब लोगों ने अपना योगदान दिया। मेरा योगदान यही था कि सबको आगे ले जाना है, उसके लिए क्या जरूरी है, रूट लेवल पे क्या चाहिए। चेस बोर्ड तो सबके पास होगी, पुस्तकें तो मिलेगी नहीं। जब मैं एक पुस्तक के लिए 5 वर्ष इंतजार करूं, तो मुझे लगा कि नहीं, बुक्स की कीमत है। तो मैंने कई सारे बुक्स, अपनी सारी मेहनत जो भी होती थी, पुरस्कार राशि से खेलना, और एक बुक तो जरूर खरीदना। और ओरिजिनल बुक्स खरीदने में मतलब क्या लगता था कि सारी राशि हम दे दिए, 1-1 हजार, 2-2 हजार की एक ओरिजिनल बुक्स आया करते थे। फिर जेरोक्स कराओ, आज तो स्कैन सिस्टम से स्कैन कर दो, ठीक है, पीडीएफ है, पीडीएफ से पढ़ लो। तो वो जमाने की बात है कि कलेक्शंस करने में हमें 10 वर्ष लगे और फिर उसको बांटता भी चला गया मैं। अगर बोला जाता है कि संतोष कुमार सिन्हा बिहार से जब गुजरात गए तो उन्होंने ऐसा पौध तैयार कर दिया था उस वक्त तक बिहार में कि जितना साल का शासन संतोष कुमार सिन्हा ने शतरंज में एज ए खिलाड़ी किया लगातार, उस चीज को उन्होंने 2-4 खिलाड़ियों के बीच में, जैसे विपल सुभाषी, सौरभ रूप, सुधीर कुमार सिन्हा जैसे खिलाड़ी थे। और जब लगभग स्टेट चलता रहा तो सारे एज ग्रुप की प्रतियोगिताओं में, सीनियर स्टेट में, इन्हीं तीनों में से कोई चैंपियन बनता था। तो बोला जाता था कि जब प्रतियोगिता समाप्त हो जाती थी तो 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, कि संतोष कुमार सिन्हा फिर जीत गए। तो भैया आपने अभी कंट्रोवर्सी की बात भी बताई थी कि आपको खेलने नहीं दिया गया था, वो एज का मापने का तरीका उनका अलग था, बहुत ही अपने हिसाब से वो लोग काम करते थे। तो कहीं ना कहीं वो सब जितना आपको लोगों ने कमजोर करना चाहा, कोशिश किया, लेकिन आपने ऐसी मजबूती दे दी कि अब तो शायद समाप्ति नहीं हो सकती है। और अभी भी बरसों से लंबा राज आपके संरक्षण में सीखे हुए स्टूडेंट्स का अभी भी बिहार राज्य में है। तो आपको भी काफी प्राउड फील होता होगा कि चलो आपने जो पौध तैयार किया वो अच्छे तरीके से अभी तक लगा हुआ है, जड़ उसका अभी भी मजबूत है। निश्चित रूप से मैं खुश हूँ, मैं निश्चित रूप से खुश हूँ कि हम और हमारे स्टूडेंट्स ने काम किया है इस फील्ड के लिए। और अंतिम वर्ष हमने बिहार से 2005 में मुजफ्फरपुर में खेला। तो मैं फर्स्ट था और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हमारे 4 स्टूडेंट थे। तो मैं बोला कि मेरा काम पूरा हुआ, अब मैं नहीं खेलूंगा और तुम मेरी जगह जाओ। मैंने 5वें नंबर पे जो स्टूडेंट्स हमारे आए थे उनको मैंने सामने से बोला कि देखो, चैंपियन तो मैं बन गया हूं, लेकिन आज मेरा काम पूरा हुआ। इस सीनियर स्टेट में 1 नंबर मैं हूं और 4 हमारे स्टूडेंट हैं जो 5, तो यह खाली मैं स्थान रिक्त करता हूं और 5 जो 5वें नंबर है, तुम जाओ मेरी जगह। तो एक सिद्धांत था हम और हमारे स्टूडेंट्स का, अगर हम सेलेक्ट नहीं हुए हैं तो हम डोनर नहीं खेलेंगे।
वह भी बंदा जो था मेरा स्टूडेंट्स बोला नहीं भैया, मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, नहीं जाऊंगा, आप ही जाएं, आप हमेशा लीड करते रहे हैं और आप अच्छा खेलते हैं तो मैं क्यों जाऊं। मैं बोला नहीं, मेरा काम पूरा हुआ, अब तुम मेरी जगह जाओ। मैंने काफी उसको मनाया लेकिन माना नहीं। फिर वह मैं लास्ट ईयर हमारा 2005 मुजफ्फरपुर का था, जहां संजोग से मैं चैंपियन बन गया। मैं नहीं चाहता था, मेरे स्टूडेंट्स बने। फिर उसके बाद सिलसिला और भी कई स्टूडेंट्स चैंपियन बनते रहे। तो यह मेरा अंतिम था। वो मुझे खुशी थी कि मैं और हमारे स्टूडेंट्स, तो वो मैंने सिद्ध कर दिया कि मैं जिस लक्ष्य लेकर चला था, पुस्तकों के माध्यम से, सिखाने के माध्यम से, एक अच्छा इंसान बनाते हुए कि एक दूसरे को कड़ीबद्ध आप काम करते चलो। आप अगर सीनियर हो तो अपने जूनियर का ख्याल हमेशा रखना, उनकी देखभाल करना। तो यह था कि यह मेरा काम पूरा हो गया। और क्या फिर जो पलायन की बात है, वह एक ऐसा संजोग रहा कि जो मुझे, मेरी इच्छा थी कि मैं भी कुछ करूं, मतलब प्लेयर के रूप में एक युवा अवस्था में होता है कि एक हमारा रोजगार सेटलमेंट हो जाए। लेकिन ईश्वर को, कुदरत को कुछ और मंजूर था कि नहीं, मुझे इसी प्रोफेशन में लीड करना है। तो मैं तो कई वर्षों तक एज ए प्लेयर के रूप में बने रहना चाहता और प्लेयर के रूप में मैं कुछ लेना चाह रहा था। लेकिन संजोग ऐसा आया कि मुझे कोचिंग में पूर्ण रूप से आना पड़ा। और मैं 99 से बाहर के स्टेट में मैंने काम करना शुरू किया। हरियाणा में मैंने एक बच्ची को सिखाया, सिर्फ 1 महीना 30 दिन मैंने हर दिन 6-6 घंटा मैंने उसकी ट्रेनिंग शुरू की और वो 1 महीने में नेशनल चैंपियन बनी, हरियाणा की गर्ल्स। फिर उसके बाद मैं दिल्ली गया। दिल्ली में परिमार्जन नेगी को भी मैंने सिखाया, उनके घर पे 1 वीक रह के। लेकिन मैंने कोई भी राशि नहीं ली। उनके पेरेंट्स ने बोला कि आप यहाँ पे आके सेटल्ड हो जाओ और यहाँ पे आप करो, जबकि मुझे जरूरत थी, फिर भी मैंने कोई राशि नहीं ली। मैं इसलिए उनके पास गया भरत सिंह को पैरवी करने के लिए कि हमारा एक स्टूडेंट है जो कि बाहर जा नहीं पाएगा, वो था विपल सुभाषी, कि उसका वीजा नहीं बनेगा। तो मैंने उसके वीजे के लिए भरत सिंह से अप्रोच किया। मैं बोला कि आप उसके बदले आप मुझसे जो भी काम लेना चाहते हो ले लो। पुराने टाइम में क्लोज रेटिंग भी हुआ करता था, क्लोज रेटिंग के माध्यम से लोग रेटिंग लिया करते थे, वह अब बंद हो चुका। तो मैंने उनके लिए कि एक इवेंट में रेटिंग टूर्नामेंट क्लोज रेटिंग भी खेला, बस निःशुल्क, मुझे आप कुछ मत देना, बस मेरे एक स्टूडेंट्स चले जाएं ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो जाए। तो यह प्रयास मैंने उसके लिए कर दिया और मैं बोला कि चलो मेरी ड्यूटी पूरी, कि वह एक बार चला जाए। तेहरान उसने 2000 में खेलने के लिए गया। तो मुझे खुशी हुई कि चलो ये बच्चा आगे बढ़ रहा है। और उस समय अभिजीत गुप्ता जो जीएम थे, उसके पेरेंट्स दौरा करते थे। फिर वो देखे कि इसके साथ भी एक स्टूडेंट है, तो लोग क्या समझते थे कि चलो कोचेज है तो पैसे लेते होंगे, लेकिन उन्हें क्या पता कि मैं निःशुल्क काम कर रहा हूँ, निःशुल्क सेवा दे रहा हूँ, यह उन्हें नहीं पता था। तो मेरी जो भी भूमिका थी जहां तक करने की, मैंने कर दिया। फिर क्या हो गया कि एक उम्र का पड़ाव होता है कि नहीं, आपको सेटल्ड होना होता है। तो मेरे पिता ने कहा कि तुम बहुत खेल चुके, तुम पैसे भी नहीं किसी से लेते हो, एक स्वाभिमान के तहत किसी से पैसे नहीं लेना, मेहनत करके पैसे इकट्ठा करना और प्रतियोगिता जीतना, खेलना। तो वो जुनून था कि मुझे जीतना ही जीतना है, अदरवाइज मैं दूसरा प्रतियोगिता खेल नहीं पाऊंगा। तो इस तरह से मैंने क्रम जारी रखा। तो वो जुनून अंदर से था कि मैं खेलूंगा ही। जितना जो स्पॉन्सर कोई करते हैं किसी को, उसके पीछे जो वरद हस्त होता है किसी का, कोई मेरे पास ना हो, मेरा आत्मबल ही मेरा वरद हस्त था कि मैं आगे बढ़ूंगा, कोई रोकने वाला नहीं है। हर मंजिल को पूरा करने के लिए मैं निकल पड़ा। तो खेल के खिलाड़ी के रूप में रहा। बाद में मैंने जब ये हो गया कि नहीं, आप सेटल्ड होकर दिखाओ, तो फिर मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया। फिर स्कूल में सिखाना शुरू किया। फिर स्कूल में मैंने 1200 के बच्चों में मैंने 30 बच्चों को सेलेक्ट किया कि 30 बच्चों को सिखाऊंगा, इसके बाद कोई भी मेरे बीच में नहीं आएगा।
कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल, डायरेक्टर कोई नहीं आएगा, मैं इन 30 बच्चों को चेस सिखाऊंगा। किस तरह से सिखाऊंगा? तो पहले उन्हें मेडिटेशंस कराता था, फिर उस ब्लाइंड फोल्ड चेस सिखाता था। यह क्रम हमारा रहा और उन्हें 6 घंटा, 3 घंटे का मुझे काम दिया गया, मैं उन्हें 6 घंटा चेस सिखाता था डेली। तो इस तरह से उसमें से 5 ऐसे बच्चे निकले जो कि सीबीएसई में टॉपर हुए। और ऐसे छोटे कस्बे से जगह में मैं गया था जो गांव वाला एरिया, वहां से 5 ऐसे बच्चे दिए जो आज भी रिकॉर्ड पॉइंट है स्कूल गेम्स में। तो मैंने स्कूल स्तर पर काम किया, फिर उसको उस बच्चे को ले गया, उस एक पेरेंट्स ने सपोर्ट किया था, इस स्कूल में सर आप काम करो। उनके 2 बच्चों को मैंने टेलीग्राफ ले गया, वहां पे तब तक वेस्ट बंगाल में जीएम थे, वो लोग कोचिंग देते थे। मेरे स्टूडेंट तो कुछ भी नहीं थे ना, मैं कुछ टाइटल होल्डर हूँ आज भी, लेकिन मैंने बोला कि आज तुम्हें अपना गेम नहीं खेलना है, मैं जिस तरह से बोलूंगा वैसे ही खेलना है। फिर वह चैंपियन बना, टेलीग्राफ टूर्नामेंट में, ग्रैंड मास्टर्स के बीच में रहते हुए ग्रैंड मास्टर्स की कोचिंग कोई लेते थे उस तरह से। तो यह क्रम हमारा 99 ऑनवर्ड्स दूसरे शहरों में थोड़े थोड़े टाइम बॉन्ड में चलता था, 3 मंथ्स 6 मंथ्स, बाद में स्कूल ज्वाइन किया तो 6 महीना कॉन्ट्रैक्ट वे में चलता था। तो इस तरह से करते करते 2005 में मैं छत्तीसगढ़ तक पहुंच गया था स्टेट टूर्नामेंट खेलने के बाद वहां पे स्कूल में। फिर 2005 में मैं गुजरात आ गया, जिसमें हमारे परम मित्र का बहुत ही बड़ा योगदान कि ना कोई मोबाइल ना कोई कांटेक्ट नंबर, उन्होंने खोजने के लिए, मुझे खोजने के लिए, क्योंकि मैं 2-3 साल बीच में गायब हो गया कि मैं टूर्नामेंट खेलना बंद कर दिया। तो उन्हें लगा कि यह बराबर मित्र मिला करते थे, आखिर गए कहाँ गुम हो गए। तो बिहार के जितने भी मित्र थे उनको पकड़ के कि इनका घर कहाँ है, ये कहाँ है, किस प्लेस में है, तो उन्होंने ढूंढ निकाला कि मैं छत्तीसगढ़ पहुंच गया था। पहले मैं जमशेदपुर के बाद छत्तीसगढ़, पहले हरियाणा, फिर दिल्ली, दिल्ली के बाद जमशेदपुर के बाद छत्तीसगढ़। तो वहां कांटेक्ट, स्कूल का कांटेक्ट नंबर था, कोई फोन नहीं, वहां से ट्रेस करके, उसके पीछे भी एक कर्नल का योगदान था, कर्नल भी हमारे मित्र थे, उन्होंने बोला कि सिन्हा को ढूंढ कर निकालो। तो वो फौजी लोग थे तो मुझे ढूंढ कर निकाल लिए और फिर बोले कि 15 दिन के विजिट पे गांधीनगर आओ, तो गांधीनगर में आया। फिर उसके अगले वर्ष मैं गांधीनगर, उन्होंने बोला आप मेरे लिए काम करो, ठीक है, मैंने बोला ठीक है, 6 महीना उनके लिए काम किया। फिर उन्होंने मुझे अपने घर में रखा, उनके साथ मैं 9 महीना समय व्यतीत किया, उनके फैमिली के साथ, जो आज बहुत ही फेमस नेम है अजीत कुमार वर्मा, AK वर्मा, उन्होंने मुझे शरण दिया, उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया गुजरात में कि आप करके देखो कैसा लगता है। फिर 1 वर्ष उनके साथ रहने के बाद फिर मुझे यहाँ भी 5 वर्ष कम से कम स्ट्रगल करना पड़ा। फिर 2010 आते आते यहाँ पे खेल महाकुंभ की शुरुआत हुई। श्री नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने देखा कि यह कौन शख्स है, 10,000 खिलाड़ियों के बीच में पहला स्थान मेरा था। तो 10,000 खिलाड़ियों के लिए 5-6 चरण में टूर्नामेंट हुए, हर चरण में मेरे स्कोरिंग 100% थे। तो मुझसे 2005 में मैं यहाँ आया, 2010 से, तो ये जो 5 वर्ष था मेरा संघर्ष, ऐसा हमारी भावना है, उसके लिए किसी न किसी को अपना स्वार्थ त्याग कर आगे बढ़ाना होगा। अकेला आप एक संकल्प लेके आपने तैयार किया, ठीक है, बहुत सारे पौधे लगाए, अब वो पौधे का भी बड़े होकर काम है कि वह बीज के रूप में इतने बीज आए जो कि तैयार हो। और मेरा अनुरोध होगा कि जितने भी आज कोच बने हैं, निःशुल्क 1 घंटा वह अपना चेस के लिए दे, निःशुल्क, वहां पे कुछ नहीं है, आप वीक में 1 दिन ही निःशुल्क अपना कंट्रीब्यूट करो। अगर 30 बच्चे हैं तो 30 घंटा बच्चों को फ्री शिक्षा मिले, मोबाइल के द्वारा, ऐप के द्वारा, ठीक है ना, टैब के द्वारा, जिनके पास जो सुविधा है, एक एक गांव तक पहुंचे। और लक्ष्य ऐसा हो
कि बिहार में 1 करोड़ लोग चेस खेलें। 1 करोड़ तक हमारा टारगेट है कि 1 करोड़ चेस आज हम नए प्लेटफॉर्म पे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से 1 करोड़ को जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं। एक संकल्प फिर से लेकर कि 1 करोड़ तक मुझे चेस प्लेयर बनाना है। निःशुल्क प्रशिक्षण, और वैसे 30 महानुभाव जो भी वहां पे हैं, वो डेडिकेशन के साथ आप कमाओ, प्रोफेशनली सब कुछ कमाओ। वीक में 1 दिन, महीने में 1 दिन निःशुल्क दे सकते हो या नहीं, अपना 1 घंटा दो। ऐसे में 50 प्रशिक्षक को चाहूंगा कि वो मुझसे भी प्रशिक्षण ले निःशुल्क, और वह 1 घंटा कंट्रीब्यूट करे ताकि मास लेवल पे चेस फैले, जी हर भैया, इंसान को चेस। हाँ, जी भैया, तो इसको इस सब चीज को आगे करवाया जाएगा। आपकी अपील को लोग जानेंगे, समझेंगे। बिहार राज्य का दुर्भाग्य था कि आज तक आपको उन्होंने कुछ नहीं दिया, और बिहार राज्य का यह दुर्भाग्य होगा कि अगर अभी भी इतना चीज जानने के बावजूद हम लोग अगर फिर से उसी सुस्तावस्था में चले जाते हैं। क्योंकि जूम का एक लिमिटेशन है। बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, बहुत सारी जानकारियां मिली। एक और नया एपिसोड आपके साथ करेंगे हम लोग बहुत जल्द, नए फॉर्मेट में हम लोग ला रहे हैं भैया। और चलते चलते एक सवाल सब भैया सारे मेहमानों से हम लोग करते हैं, एक राय के रूप में है। यह चेस की वकालत जो प्रोग्राम शुरू किया है हमने, ये 35वां 36वां एपिसोड हो रहा है, इसके बारे में अपना राय कुछ दे दे भैया, 4 मिनट बचा हुआ है। हाँ, चलिए, मैं लॉकडाउन में थोड़ा कवि के रूप में भी थोड़ा सा मैं कविता कुछ चीज लिखा करता था। जी जी, जैसे मैं आपको 2 मिनट का सुनाऊंगा। जी भैया। परिस्थितियों के नजाकत से रूबरू हैं सभी, परिस्थितियों के नजाकत से रूबरू हैं सभी, धर्म इंसानियत के निभा रहे हैं सभी। कोई बॉर्डर पे खड़ा है, कोई घर में है बैठा, एक देश को संभाले है, दूजा घर को संभाले है। करते हैं फिक्र सभी अपनों को, संचार के माध्यम से जरूरतें पूरी होती है अब ऑनलाइन के माध्यम से। ये कोविड टाइम का मेरा लिखा जी था। जी जी जी। आजाद परिंदों को देख मन हर्षित होता है मेरा भी, काश पंख होते और अपनों के बीच होते हम सभी। सुनहरे वक्त आने को है व्याकुल अभी, जरा धीरज धरो और घर में ही बैठो, बुजुर्गों की सेवा करो और अपने अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ो। सभी यह सुनहरे पल ना होंगे कभी, इस अवसर को जाने ना दो अभी। फिर मैंने एक कमेंट भी लिखा था जी जी। कि चाइना चाइना लोग हैं, तो मैंने कंट्री का नाम नहीं लिखा। दुष्टों की दुष्टता से आहत है सभी, वजूद इनका न होगा, मानवता को शर्मसार करने वालों का। कालखंड के राक्षसों का अंत शीघ्र निकट है, इंसानियत अब भी जिंदा है जिसकी वजह से यह जिंदा है। और अब नए युग का सृजन होगा, दुष्टों का पतन होगा, कायनात में अब नए नए फूल खिलेंगे, सृष्टियों में होगी नई नई बहारें। धर्म इंसानियत के होंगे, ना जाति पाति का बंधन होगा और ना ही विद्वेष की अग्नि होगी। भाईचारे का धर्म निभा रहे होंगे सभी, करुणा व दया से ओतप्रोत होंगे सभी, आपस में मिलजुल कर रहने की कला सीख जाएंगे सभी। वाह वाह वाह, बहुत तो बहुत एकदम एक ही चीज भैया। बहुत मजा आ रहा है भैया आपके साथ। यह लॉकडाउन के समय मैंने लिखना शुरू किया, हर टॉपिक पे लिखना शुरू किया। एक कुमार विश्वास की पंक्ति से भी मैं एक चीज सुना दूं आप लोगों को। तो मेरे अंदर एक था जुनून कोई भी काम करने का, तो मैंने लिखा था उनकी, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, उसी पे मैंने अपनी पंक्ति, उनकी 2 लाइन पंक्ति उनसे प्रेरित होकर मैंने लिखा। तो वो मैं आपको थोड़ा सुना दूं, 2 मिनट। जुनू को देखता है पर समझता है नहीं कोई, जुनू को देखता है पर समझता है नहीं कोई, करता है वही जो दिल उसका कहता है, खुदा ही है वही जो सिर्फ समझता है, कोशिशें हर बार करता है पर वो थकता है नहीं, मंजिलें पास हो या दूर वो हर बार ही करता है,
मजा आती है उसे बड़े प्यार से वो करता है, मजा आती है उसे बड़े प्यार से वो करता है, अपने हर काम को वो जुनू के साथ करता है, दिल की आग को बुझने नहीं देता है कभी, वाह दिल वाह की वाह। आग को बुझने नहीं देता है कभी,